नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक बालिका की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म का स्थान। आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख जो है वो 4 जुलाई है 2010 और जन्म का जो समय है वो मध्य रात्रि का है, रात्रि 12:55 और जन्म का जो स्थान है वो बस्ती है, उत्तर प्रदेश। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण करिए। जातिका ने रविवार के दिन जन्म लिया, ज्योतिषीय वार शनिवार होगा, क्योंकि दिनमान जो होता है सूर्योदय से सूर्योदय तक का होता है। तो रविवार, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण का जन्म। मनुष्यगण मीन राशि, ये जल तत्व की राशि है और देव गुरु बृहस्पति इस राशि के राशिश होते हैं। जन्म कुंडली की ओर आइए। मेष लग्न की कुंडली बनती है। राशि इस जातिका की मीन। अग्नि तत्वीय लग्न, जल तत्वीय राशि। अग्नि और जल आपस में सामंजस्य नहीं है। हालांकि लग्नेश और राशि आपस में मित्र हैं, अति मित्र हैं, परंतु राशि में सामंजस्य नहीं है। याद रखिएगा पहला पॉइंट, लग्नेश और राशि मित्र हो और साथ ही साथ यदि उनके तत्वों में भी सामंजस्य हो तो वो अत्यंत श्रेष्ठ। यहां एक पॉइंट ये माइनस। लग्नपति का जाकर के जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठना अग्नि तत्वीय राशि में अत्यंत श्रेष्ठ। पंचम पति का जाकर के तृतीय भाव में बैठना 17 हंस 44 कला। लेकिन मैं बता दूं कि जन्म कितने बजे का है? मध्य रात्रि का। तो मध्य रात्रि में सूर्य को दिन का जो बल मिलना चाहिए था वो बल नहीं मिल पा रहा है, पर फिर भी पंचम पति का जाकर के तृतीय भाव में बैठना। अब यहां जरा गौर करिए, नवम भाव में राहु बैठे हैं, जो तो शास्त्र का मत है कि जन्म कुंडली के नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में पाप ग्रह हो तो ऐसा जातक धर्म को लेकर के कुतर्की हो जाता है, तरह तरह के कुतर्क करने लगता है, परंतु महाभाग्यवान होता है, या यूं कहें कि भाग्यवान होता है। भाग्य सदैव उसका साथ देता रहता है। तो जन्म कुंडली के नवम में राहु का होना राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इस राहु को बहुत अच्छा माना गया है। अब आगे बढ़ते हैं। शुक्र जो कि इस जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं और 28 अंश के साथ बैठे हैं इस कुंडली में दिग्बली होकर के। अब देखा जाए तो चंद्रमा की राशि में है, परंतु चंद्रमा के साथ उनकी तात्कालिक शत्रुता हो गई है। और एक और पॉइंट गौर करने योग्य है कि सूर्य केतु ने मंगल के साथ मिलकर के चतुर्थ भाव को पाप मध्यत्व में डाला है। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि चतुर्थ में शुक्र हैं तो बाल अवस्था में, लेकिन अपना ये प्रभाव दे रहे हैं। यहां आपको गज केसरी योग का निर्माण दिखाई पड़ेगा जन्म कुंडली के 12वें भाव में, जहां गुरु और चंद्रमा बिल्कुल एक ही अंश पर, 8 अंश पर युति बनाकर के गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। अब इस पूरी कुंडली को आपने देख लिया, समझ लिया। यहां एक और पॉइंट शनिदेव का है, इन्हें भी जरा देख लीजिए। जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं 4 अंश 47 कला के साथ शनिदेव, और ये सूर्य के नक्षत्र में शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहे हैं जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में बैठ करके। कर्क लग्न की, मेष लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव कोई कारक ग्रह नहीं है और इनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने के कारण कहीं ना कहीं, याद रखिएगा, गजकेसरी योग अपनी जगह सत्य है, परंतु चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का पड़ना। अब हाँ, ये जरूर ध्यान रखने योग्य बात है कि ये शनि डिग्री वाइज मृत अवस्था के हैं। सो ये हमेशा ये ध्यान रखा जाना चाहिए जन्म कुंडली अध्ययन के समय कि कभी भी न तो कोई ग्रह मृत होता है, न अस्त होता है, न बाल होता है, न वृद्ध होता है। ग्रह की अवस्था तो एक ही है। ग्रह कभी मृत होता नहीं है, कभी बाल नहीं होता, कभी वृद्ध नहीं होता। फिर ऐसा क्यों कहा? बस इस सिद्धांत को समझिए, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ग्रह को हमारे जैसा ही बताया गया। जैसे हम बालक होते हैं, जैसे हम युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं, वैसे ग्रहों को भी हमारे अनुसार एक एक भाव में उनके बल को प्रदर्शित किया गया, इस ताकि हमारे ऊपर इसके सही प्रभाव को हम समझ सकें। और भी बहुत सारे कारण हैं। पृथ्वी पर जिस समय जातक का जन्म हो रहा था, उस समय ये आकाश उस समय का, उस समय उनका जो प्रभाव है जातक के ऊपर, गर्भगत उस बालक के ऊपर कितना पड़ रहा था, तो वो एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा था, एक ऐसी स्थिति में ग्रह था। क्षितिज उस समय ऐसा दिख रहा था जहां शनि का प्रभाव बालक के ऊपर, गर्भगत जन्मजात उस बालक के ऊपर, या गर्भ के बाद जो बालक या बालिका जन्मी उसके ऊपर बेहद कम था। तो वो यहां पर मृत अवस्था में, सो इनकी दृष्टि का भी प्रभाव कम होगा, पर फिर भी मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति उत्पन्न करने में सक्षम तो है ही। अब आइए मैं इनके माता पिता के द्वारा पूछे कुछ प्रश्न हैं उसकी तरफ आपको ले चलता हूं। उससे पूर्व एक और बात बताना चाहता हूं
मेष लग्न की यह जातिका है और इसको वर्तमान समय में बुध की दशा शुरू हुई है। आप जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के लिए बुध कैसे ग्रह हैं, तो मारक ग्रह हैं। एक बात तो तय हुआ कि अगले 17 साल, क्योंकि बुध की दशा प्रारंभिक दौर में है, तो अगले 17 साल तक इसको अकारक अथवा मारक दशा चलने वाली है। बुध इस कुंडली में जाकर के वैसे तो स्वगृही तृतीय भाव में बैठे हैं, जो कि अच्छा है, पर फिर भी है तो मार्केस की ही दशा। एक दूसरा पॉइंट, मीन राशि की होने के कारण इसको अभी अभी 7.5 17 जनवरी 2023 को लग जाएगी। अब ये 7.5 साल 7.5 का भी समय होगा। तो गौर करिए कि मार्केस और 7.5 उम्र कितनी है, तो सन 2023 है और 2010 की है, ये 13 वर्ष के लमसम की उम्र। अब जरा गौर करिए कि अभी आने वाले साल 2 साल में बहुत सारे हार्मोनल चेंजिंग होंगे। मैं इस लड़की के माता पिता और सबको समझाना चाहता हूं इस पॉइंट को। और इसी दौरान इस जातिका को मार्केस भी है और शनि की 7.5 भी। गौर करिए कि पंचम का मंगल, मैंने एक सूत्र में समझाया था कि यदि कुंडली में बली हो जाए, वैसे तो मैंने सूत्र समझाया था कि जन्म कुंडली में मंगल यदि सबसे बलवान हो जाए तो फिर स्त्रियों के लिए, युवतियों के लिए, विशेषकर बालिकाओं के लिए पीरियड्स इत्यादि से संबंधित बड़ी भयंकर परेशानी वो उत्पन्न करता है, क्योंकि ये गर्भ का भाव है और मंगल ब्लड से जुड़ा हुआ है, रक्त से जुड़ा हुआ है, रज का कारक, तो ये पीरियड्स इत्यादि को खराब कर देता है। तो पंचम का मंगल ये डिस्टर्ब शुरू करेगा। यहाँ पर 7.5 है ही, मानसिक अशांति और परेशानी बढ़ेगी। अब गौर करने वाली बात है कि मार्केस की जो दशा है, यानी 17 साल वो डिस्टर्ब तो करने वाली है। यहां चलित में आपको 1-2 पॉइंट और समझने होंगे। ये चलित अगर आप जाकर के देखें तो सूर्य, बुध और केतु ये सब के सब चतुर्थ भाव का फल दे रहे हैं, और शुक्र जो कि आपको यहां दिखाई पड़ रहे हैं वो फल यहां का, मंगल शनि के साथ षष्ठ का फल दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? षष्ठ का फल दे रहे हैं। और राहु और केतु, सीधी सी बात है, जब केतु यहां का तो राहु यहां का फल दे रहा है, बाकी गुरु चंद्रमा यथावत 12वें का। तो आप चलित में 2 पॉइंट पर जरा गौर करिए। ये मंगल लग्नेश बनकर के पंचम में जाकर के बैठे हैं। लग्नपति का कहां बैठे हैं? बैठना पंचम में। पंचम भाव किसका है? तो आपके व्यक्तित्व का। लग्नपति कौन है? तो आपके व्यक्तित्व। पंचम भाव किसका है? आपके ज्ञान का है। लग्नेश का पंचमस्थ जाकर के बैठना, यानी आपका व्यक्तित्व कहां है? ज्ञान में है। परंतु वो फल कहां का दे रहे हैं? षष्ठ का, अर्थात संघर्ष का, कंपटीशन का, निरंतर संघर्ष का। अब इनके माता पिता के द्वारा जो पहला प्रश्न है कि करियर के किस क्षेत्र में अधिक सफलता मिलेगी और कब, ध्यान से सुनिए और समझिए सभी लोग। करियर के क्षेत्र में कब अधिक सफलता मिलेगी और कब, किस क्षेत्र में मिलेगी और कब मिलेगी, पहला पॉइंट है। अब इन्होंने लिखा है खुद से कि इंजीनियर, डॉक्टर और प्रशासनिक सेवा। अब मैंने 2 बातें अभी अभी क्लियर की कि एक तो 7.5 और ऊपर से बुध की दशा जो कि 17 साल की है, वो एक तरह से शिक्षा को बाधित करने का ही काम करेंगे, मन को अशांत अस्थिर करने का ही काम करेंगे। तो वो चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या प्रशासनिक सेवा हो, संघर्ष तो हर किसी में एक बराबर होना है। अब लग्नपति पंचम में और फल दे रहे हैं षष्ठ का शनि के साथ, तो इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छा हो गया। कर्मपति बनकर के शनि षष्ठ में है, तो डॉक्टरी छोड़ करके, यानी मेडिकल छोड़ करके इस कुंडली में इंजीनियरिंग और प्रशासनिक सेवा दोनों के योग बनते हैं। अर्थात इस जातिका को पहले इंजीनियरिंग करा दिया जाए और फिर उसके बाद प्रशासनिक सेवा की तरफ प्रयत्नशील कराया जाए। बड़ा गंभीर प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि क्या सफलता मिलेगी? समय पर निर्भर करता है, इसको छोड़ना पड़ेगा यहीं पर। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैं जिक्र करके हटा हूं कि इस जातिका को मार्केस भी साथ साथ चलेगा। मार्केस का अर्थ यहां मृत्यु नहीं है, मार्केस का अर्थ यहां विस्तीर्णता है, अर्थात नाना प्रकार की परेशानी। और एक विद्यार्थी के लिए उसकी शिक्षा का खंडित होना, शिक्षा में बाधा उत्पन्न होना, यही मृत्यु है, यही मार्केस है। तो अब सवाल उठता है कि जहां मार्केस की स्थिति का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर अगर सीधा सीधा मैं कह देता हूं कि बहुत आसानी से सिविल सर्विस में सफलता मिल जाएगी, तो झूठ होगा। अर्थात हमें समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि 7.5 भी है अभी, जो इसके मन को बहुत ज्यादा अशांत और भ्रम में डालने वाली है। तो एकमात्र रास्ता इंतजार। चूंकि कुंडली में कर्मपति जाकर के षष्ठ में बैठे, शनि को आजीविका का कारक कहा गया है, सूर्य सरकारी नौकरी देने वाले ग्रह तृतीय भाव में बैठे, परंतु जातिका का जन्म रात्रि का है, सो सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव तो वहां नहीं दे सकते हैं, पर फिर भी तृतीय भाव में बैठे हैं सूर्य, जो कि पराक्रम का भाव है। और मैं अपने कार्यक्रमों में एक बात कहा करता हूं कि अगर सूर्य की राशि या सूर्य जन्म कुंडली के तृतीय में हो, ऐसा जातक ठान ले तो वो जो चाहे वही हासिल कर सकता है। ठानना क्या पॉइंट है कि जातिका संकल्प ले कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही बनना है, मुझे यही पाना है, तो सफलता मिल सकती है।
जीवन में स्वर्णिम और भाग्योदयकारी समय कब होगा? भाग्यपति तो देवगुरु हैं, भाग्योदय तो 16वें वर्ष में हो जाता है, जाकर के स्वयं की ही राशि में बैठे हैं, तो 16वें वर्ष में ही यहां पर भाग्योदय है। भाग्योदय के लिए हमें कोई और समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक दूसरा है कि अगर चंद्र कुंडली के आधार पर देखें तो भाग्य भाव मंगल का बनता है, जो कि 28वां, यानी 16 और 28वां जो वर्ष है वो भाग्योदय का ही वर्ष है। और स्वर्णिम, ये पॉइंट इसको जरा समझने की आवश्यकता है। देखिए, वैसे तो समय के साथ ही जातिका भी इस कुंडली को देखेगी, परंतु मैं एक बात समझाना चाहता हूं। अलग अलग परिस्थितियां हैं, जैसे अब इस कुंडली में लीजिए, मैं एक पॉइंट कहा करता हूं कि जब आपकी कुंडली में लग्नेश के मित्र ग्रहों की दशा होती है तो आपका जीवन आसान हो जाता है। आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों का आपको आसानी से सब प्रभाव मिलने लगता है। यहां पर समस्या है, यहां पर दशा जरा देखिए तो बुध के बाद केतु के बाद शुक्र, वो सब एंटी दशाएं हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल जब तक आएंगे तो जरा गौर करिए कि 17 साल बुध हुए, 7 साल केतु और 20 साल शुक्र, पूरी जिंदगी ही निकल गई। अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है, तो फिर पूरी जिंदगी ही निकल गई, तब मैं क्या करूं? नहीं, अब इसमें कुछ करूं वाली बात नहीं। अब ये तो हमें पता चली गया है कि यहां संघर्ष रहने वाला है, क्योंकि लग्नपति फल दे रहे हैं षष्ठ का, ज्ञान भाव में बैठकर षष्ठ का फल दे रहे हैं, तो संघर्ष तो रहेगा। पर संघर्ष में ही अगर जीवन आगे बढ़ने को मिल रहा है मौका, ठीक है, संघर्ष में ही आगे बढ़ाइए। तो स्वर्णिम अवसर यही है। अब किसी नए स्वर्णिम अवसर का इंतजार नहीं करना है, जो है वही स्वर्णिम अवसर। आजीवन कौन सा रत्न पहने और किस उम्र से? मैं बच्चों को प्राय रत्न न पहनने की सलाह दिया करता हूं, सो मैं किसी भी रत्न के ना पहनने की सलाह दूंगा। सो कोई रत्न नहीं। आप जरा गौर करिए कि एक माणिक, मूंगा पर विचार हो सकता था, लेकिन मैं ना कहूंगा। माणिक पर एक बार विचार कर सकते हैं, लेकिन अब वही है कि सूर्य भी मध्यरात्रि का जन्म है तो बहुत प्रभावी नहीं होंगे। केतु के साथ बैठे हैं, करीबी अंशों पर हैं, सो एक मानसिक अशांति और भ्रम की स्थिति ही होगी। सुरत्न की तरफ मेरा इशारा नहीं है इस कुंडली में। हाँ, समय के साथ इस बालिका को स्वर्ण धारण कराया जा सकता है, सोने का छल्ला बनवा करके तर्जनी उंगली में डलवाया जा सकता है, उससे फायदा होगा, बाकी रत्न ना। गुरु की शनि पर दृष्टि के लाभ और पंचमस्थ लग्नेश मंगल के हानिकारक प्रभावों के उपाय बताएं। या आपने पहले ही तय कर लिया है कि मंगल हानि उत्पन्न करेंगे, ठीक है, अच्छा है, आप लोग ज्योतिष का कार्यक्रम शायद देखते हो या जानते हो, समझते हो। हाँ, यहाँ पंचम का मंगल जो है गर्भ खराब करने की, इसका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर दिया कि वो पीरियड्स वगैरह में परेशानी उत्पन्न करेगा। अब उस समय आएगा तब उस समय देखा जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि गुरु पर शनि की दृष्टि, यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति और शनि के बारे में भी मैंने चर्चा की, बताया था कि शनि के पास जो प्रभाव है वो बड़ा क्षीण है, वो उतना नहीं, यहाँ पड़ेगा जरूर, पर कोई बात नहीं है। भाग्यपति पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, अगर शनिदेव के चलते कुछ दिक्कत भी होगी, खर्च की स्थिति भी उत्पन्न होती है, तो अच्छी चीज़ों पर ही जाएगा, सो उसके लिए कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और चंद्रमा पर है तो वो विषयोग है, उसके लिए शिव जी की आराधना प्रत्येक सोमवार को दूध जल जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाए, इस जातिका के द्वारा चढ़वाया जाए तो उससे फायदा मिलेगा। नौमांस और लग्न कुंडली में ग्रहों का तारतम्य देखा जाए तो नौमांस इस जातिका का कर्क लग्न का बन रहा है और लग्नपति वहां पर जाकर के तृतीय भाव में बैठे, जन्म कुंडली में पंचम में और नौमांस में तृतीय में, यानी किस बात की तरफ इशारा है? पुरुषार्थ बहुत ज्यादा करना है। और वहां पर अगर देखें तो सूर्य बुध और केतु, सूर्य शुक्र और केतु ये जाकर के कुंडली के नवम में बैठे हैं, बुध लाभ भाव में बैठे हैं और शनिदेव नौमांस में अष्टम में बैठे हुए हैं। अब एक बात मैं बता दूं कि इस मेष लग्न की कुंडली है, मीन राशि है इसकी, और षडबल देखने से पता चलता है कि इसके सबसे बली ग्रहों में शनिदेव है। शनिदेव का किसी भी कुंडली के अंदर बली हो जाना इस बात की सूचना है कि जीवन में कहीं ना कहीं एक नैराश्य, उदासी वाला भाव उत्पन्न वो करेंगे। कारण कई सारे थे जो अभी मैं सिद्ध करके हटा हूं कि एक तो दशा का भी प्रभाव है, ऊपर से अभी जो गुजरने वाला टाइम है वो मार्केस का ही एक तरह से समय है, तो कहीं ना कहीं संघर्ष तो रहेगा जीवन काल में। पर ठीक है कि संघर्ष के बाद रिजल्ट मिले। यहां पर देखें तो नौमांस में गुरु और सूर्य का आमने सामने का संबंध, जिसे ज्योतिष शास्त्र में शिक्षक योग कहा गया है, और मैं मान के चलता हूं कि जातिका इतनी बुद्धिमान तो होगी ही कि अपने जीवन को ठीक कर सके। तो कुल मिलाकर के आपको इस मामले में कुछ नहीं सोचना। अब मंगल का हानिकारक प्रभाव एक तो हो गया ये कि पीरियड्स इत्यादि, दूसरा जब संतान की बारी आएगी तब ये मंगल गर्भ खराब करने का काम करेगा। पंचम का मंगल गर्भ हानि अवश्य कराता है, तो गर्भ हानि कराएगा, लेकिन वो आज की बात तो है नहीं, सो उसके लिए भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। विवाह कौन से वर्ष में होगा?
वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सप्तम भाव का स्वामी इस कुंडली में जाकर के बैठा है कुंडली के चतुर्थ भाव में। सप्तम भाव पर अगर आप देखें तो ग्रह के नाम पर किसी की दृष्टि नहीं है, केतु की एक दृष्टि आपको दिखाई पड़ रही होगी। बाकी के कोई ग्रह सप्तम भाव को नहीं देख रहे हैं। सप्तम कारक देव गुरु बृहस्पति जाकर के स्वगृही 12वें भाव में बैठे हैं, नौमांश में वो देव गुरु कन्या राशि में बैठे हुए हैं। अब चूंकि इस जातिका की कुंडली को आप समझें तो जन्म लग्न से चंद्र लग्न से किसी भी तरह से ये मांगलिक नहीं है। अब सप्तम भाव पर पाप ग्रह के रूप में केतु की दृष्टि है, शुभ ग्रह के रूप में किसी की दृष्टि नहीं है। देव गुरु बृहस्पति 12वें में शनि की दृष्टि से दृष्ट, कुंडली मिलाकर के विवाह किया जाए तो पहले तो वैवाहिक जीवन इसका ठीक होगा। कब विवाह करना उचित होगा, तो सप्तमपति शुक्र हैं और शुक्र सप्तमपति हो तो विवाह कोई बहुत विलंब से नहीं करवाते, उस समय पर करा देते हैं। तो आज के इस परिवेश में अगर हम समय भी माने तो कम से कम 26 वर्ष के बाद ही माना जाएगा, 25 से 26वें वर्ष के बाद। तो 25 से 26वें वर्ष में अब सवाल यहां भी बड़ा गंभीर खड़ा होता है, जो कि मेरे द्वारा ही बताया सूत्र है कि आपके जीवन का सबसे बढ़िया कार्य, सबसे श्रेष्ठतम कार्य, और वो कब, तो आपके जीवन के बुरे दौर में, अर्थात मार्केस में। अब गौर करिए कि 17 साल के लिए भी बुध की दशा है। या तो हम अभी यहां से लेकर के 17 साल तक इंतजार करें और लगभग ये काल कट जाए इसका, लगभग ये 27-28 साल पार कर जाए तब, तो भी ऐसा नहीं है कि हमें कोई बहुत श्रेष्ठ दशा मिल जाएगी। केतु की दशा मिलेगी, केतु की दशा में हम जाकर के विवाह कर सकते हैं। और मैं चूंकि पंचम में मंगल को देख चुका हूं, पंचम का मंगल गर्भ में परेशानी खड़ा करता है। अगर वो षष्ठ का भी फल दे रहा है तो शनि के साथ का प्रभाव दे रहा है। तो उस अवस्था में भी मैं बहुत विलंबित विवाह के पक्ष में नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि उस अवस्था में हम समय पर विवाह कर दें। जरूरत पड़ेगी तो मेडिकली हम हेल्प लेंगे उसमें। तो विवाह के लिए बहुत इंतजार मत करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 ठीक है, मार्केस में ही होगा तो क्या कर सकते हैं। इसके बाद भी तो कोई ऐसा कारक दशा नहीं रही है। केतु के बाद शुक्र, सारी दशाएं अकारक हैं। तो जो है वो यही है, इसी में विवाह करना है। और इन्होंने जानना चाहे कि क्या उचित है इस कुंडली के लिए, क्या उपाय इत्यादि करना चाहिए। देखिए ये कुंडली ठीक है, भाग्य भाव में बैठे राहु इस बात की सूचना दे रहे हैं कि भाग्य का निरंतर साथ मिलता रहेगा, और भाग्य के निरंतर साथ से इस जातिका के जीवन में इसको हर वो चीज हासिल होगी जिसकी एक हकदार है। रही बात संघर्ष की, ऐसी कोई कुंडली नहीं है जिसमें संघर्ष नहीं है। एक और बात, चूंकि इस कुंडली के तृतीय भाव में सूर्य बैठे हैं, निसंदेह वो जन्म रात्रि का है और सूर्य षड्वल में बली नहीं हो पा रहे हैं, पर फिर भी मैं इस बात का पक्षधर हूं कि चलिए सूर्य के पास जितना भी बल हो, हम उस बल के सहारे ही जीवन काल में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस जातिका की कुंडली में सूर्य के आधार पर हम ये तय तो कर ही लेंगे कि अगर ये पुरुषार्थ करे, निरंतर संघर्ष करे, तो इसको सफलता मिलेगी। अब इसकी सूर्य पर भी चूंकि शनि की दृष्टि है, ये अलग बात है कि शनि की जो दृष्टि हो बेहद क्षीण है, लेकिन चूंकि हम किस कुंडली की बात करें, मेष लग्न की, तो यहाँ शनि बिल्कुल अकारक ग्रह है, तो उनकी दृष्टि भी जहां जहां पड़ेगी उस चीज को वो नुकसान पहुंचाएंगे। अष्टम पर दृष्टि तो ठीक है, लेकिन बाकी के जगहों पर दृष्टि पड़ना, चाहे वो गुरु पर, चंद्रमा पर, सूर्य पर, इनकी दृष्टि का पड़ना ठीक नहीं माना जाएगा। तो उस स्थिति को ठीक करने के लिए इस बालिका से बाल्यकाल से ही 2-3 चीजें कराइए जाए। क्या? एक तो इससे गुरुवार का व्रत कराया जाए, दूसरा इसको सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए सिखाया जाए। चूंकि राहु नवम भाव में बैठ करके धर्म के मामले में थोड़ा सा विघ्न डालते हैं, अड़चन डालते हैं। चूंकि ये जातिका मेष लग्न की है और इसकी राशि मीन है, मीन राशि निसंदेह धार्मिक राशियों में से एक है, गुरु से संबंधित है, तो सीधी सी बात है मीन राशि धार्मिक राशि है। और देव गुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ है, सो चंद्र कुंडली में गुरु चंद्रमा साथ हो जाएंगे। सो धर्म की इच्छा है, धर्म करेगी भी, परंतु एक तो मारक दशा, ऊपर से राहु का नवम में होना, जब जब जीवन में इसको असफलता का मुंह देखना पड़ेगा, परेशानी का मुंह देखना पड़ेगा, सबसे पहले जिस चीज को छोड़ेगी वो है पूजा। सबसे ज्यादा दोष ये भगवान को देगी और सबसे पहले छोड़ देगी पूजा। तो इस जातिका को अनवरत भगवान से जोड़ करके रखने का प्रयत्न कराना है ये मनुष्यगण की। अब मनुष्यगण की होने के चलते कई बार मैं हमेशा कहा करता हूं कि मनुष्यगण के लोग हथियार डाल देते हैं। तो एक तो इसको संघर्ष करना सिखाना है निरंतर, कि संघर्ष की स्थिति चाहे जितनी भी गंभीर आ जाए हार मत मानना, ये पहला पॉइंट सिखाना है। और दूसरा, भुवन भास्कर की आराधना सिखाइए, भुवन भास्कर की आराधना कराइए, उससे जरूर लाभ होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पंचम में मंगल जो है वो आने वाले दिनों में जैसे ही पीरियड्स इत्यादि की स्थिति शुरू होगी, समस्या खड़ी कर देंगे। तो उसके लिए जो भी जरूरी इलाज हो वो इलाज समय के साथ ही इस कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो दवा की आवश्यकता पड़ेगी उस मामले में, तो दवा इत्यादि करा करके और आप लोग उसको ठीक करा लीजिएगा। विवाह के लिए बहुत लेट मत करिएगा। और बुध की दशा है, सो हरा मूंग बुधवार के बुधवार पक्षियों को इस बालिका के हाथों क्या करिए कि मंगलवार के दिन मूंग को जल में डलवा दीजिए, तो वो फूल जाएगा, और प्रातःकाल पक्षियों को डलवाइए, उससे फायदा मिलेगा। सोमवार के सोमवार शिव जी के ऊपर दूध जल मिलवा करके अर्पित करवाइए, इससे फायदा मिलेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ है श्रवण रविवार के रविवार करे तो इससे भी फायदा मिलेगा।
तो ये सारे उपाय, रत्न के नाम पर मैंने कोई रत्न नहीं कहा, एक सोने का छल्ला जरूर कहा जो तर्जनी उंगली में धारण कराया जा सकता है। सोने का और भी कोई चीज धारण कराना हो तो कराया जाए, रत्न न धारण कराया जाए। रत्न की कोई आवश्यकता इस कुंडली में मुझे दिखाई नहीं पड़ती और मैं किसी भी रत्न के पक्ष में नहीं हूं। तो पूजा पाठ ही एकमात्र वो उपाय है जिसको करा करके हम सफलता हासिल करा सकते हैं। अब एक पॉइंट देखिए, जब जन्म कुंडली में संघर्ष की स्थिति बहुत ज्यादा दिखाई पड़े, यानी पूरी कुंडली को समझने के बाद ये बात तय हो गई कि इसमें संघर्ष है, तब सिर्फ किसी न किसी एक ही उपाय है कि किसी न किसी एक देवता की शरण में चला जाए और उन्हीं की शरण को पकड़ा जाए। तो या तो भगवान विष्णु या सूर्य भगवान। मेरे हिसाब से जाति का भगवान सूर्य की आराधना करे, नियमित अपने कार्यों को टाइम टू टाइम समय से करने की आदत डाल ले और खान पान पर नियंत्रण रखे, तो इसका जीवन जरूर ठीक हो सकेगा। तो ये थी जन्म कुंडली। प्रिय दर्शकों, आप इस जन्म कुंडली के संबंध में यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आपका स्वागत है। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।